हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है, डेली आपको पीवाईक्यू मिल रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए फिर से पीवाईक्यू लेके आई हूँ और 2018 से 2024 तक आपको सारे पीवाईक्यू कराए जाएंगे। तो चैनल पर आप बने रहें और वीडियो के अंत तक भी अवश्य बने रहें, क्योंकि पूर्ण पेडागोजी के साथ और गद्यांश और काव्यांश से आपको प्रश्नों को छांटना भी सिखाया जाएगा। जो भी आपके पेडागोजी पर आधारित प्रश्न है उनको पूर्ण पेडागोजी के साथ सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाषा में आपके पूरे 60 में से 60 नंबर आए, क्योंकि आपकी भाषा दो भाषा होती है और दोनों ही भाषा आपकी 30-30 नंबर की होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके 60 में से 60 नंबर आए तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें और पूर्ण पेडागोजी पर अपनी पकड़ बनाएं। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको वीडियो मिलती रहती हैं, डेली आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो चलो सबसे पहले हम अपना गद्यांश देखते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। ठीक है, वही शांति पाने का हकदार होता है। आपको अपने पैराग्राफ एक बार, दो बार, चार बार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, एक बार तो पढ़ना ही है, दो बार, चार बार, 6 बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीटेट में टाइम बहुत ज़्यादा आपका वैसे ही लग जाता है। मान के चलिए कि आपके पास प्रत्येक एक प्रश्न के लिए आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट होता है और गद्यांश पद्यांश पढ़ने में अलग से टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपके पास प्रश्नों के यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी नहीं बचता है और कुछ आपके 15 से 20 मिनट आपकी डिटेल भरने में चले जाते हैं। आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो इसलिए इसको आपको बार बार नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको इसे पूर्ण व्याख्या, पूर्ण समझ के साथ पढ़ना है। जहाँ से भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, आप स्वयं से भी प्रश्न बनाइए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगती है उस पर आप अंडरलाइन करिएगा और तुरंत ही आपको प्रश्न मिल जाते हैं। ये ट्रिक है और ये मैंने खुद करके देखा है। अगर आप दो चार गद्यांशों को इस तरीके से लगाओगे, ठीक है, पूर्ण लाइन के साथ, अंडरलाइन के साथ, तो आप प्रश्नों को छांटना सीख जाएंगे। अब कैसे लगाने हैं ये चलो हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। वही शांति पाने का हकदार होता है। देखो, हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। अब ये लाइन हमें इम्पोर्टेंट लगी तो इसलिए हमने इस पर अंडरलाइन कर ली। ठीक है, वही शांति पाने का हकदार होता है, ये भी हमें थोड़ा सही लग रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन करते हुए अपने इस गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश को आपको व्याख्या के साथ पढ़ना है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदा संहिता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। ठीक है, तो देखो लाइन ये हमारी हमें सही लग रही है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। वे किसके लिए जिए? तो समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। अगर आप पूरी लाइन पर भी नहीं लगाते हो, कुछ शब्दों पर भी लगाते हो, तो उन शब्दों से भी आपको यानी जो प्रश्न है आपके उनके उत्तर मिल जाते हैं। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं था, नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। यानी गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, ठीक है, गुलामी से आज़ादी और मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। ये देखो हमें महत्वपूर्ण लग रही है, तो इस पर भी हमने अंडरलाइन कर ली है। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। ये अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। देखो, मैं चाहती तो आपको ये जो गद्यांश है इसे नहीं भी पढ़ती और सीधे सीधे डायरेक्ट आपको प्रश्न भी सॉल्व करवा देती, लेकिन अभी आपके पास टाइम है और आपको गद्यांश अवश्य पढ़ने हैं। देखो, रिपीट तो नहीं होता है, आपके सीटेट के एग्जाम में कोई भी गद्यांश पद्यांश अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस तरीके से करते हो, पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद फिर प्रश्नों को छांटते हो, तो इससे आपकी भाषा पर पकड़ बनती है। ठीक है,
यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। ठीक है, ये लाइन भी देखो थोड़ा सही लग रही है हमें कि जो अपना मित्र होगा वो हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ठीक है, यानी जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वो मतलब कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। अब देखो हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये हमने जो भी अंडरलाइन की है यहाँ से आपके सारे प्रश्न आपको तुरंत मिल जाएंगे। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? ठीक है, अब गांधी जी ने अपना लक्ष्य किसे नहीं बनाया? गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी। अब देखो अंडरलाइन हम देखते हैं गांधी जी के बारे में क्या कहा गया है। तो गांधी जी के बारे में कहा गया है, अब देखो हमारी जो अंडरलाइन थी, हम अपनी अंडरलाइनों पर जाते हैं तो अंडरलाइन हमारी यहाँ से है, गांधी जी ने गुलामी से। ठीक है, तो गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, ठीक है, गुलामों से नहीं, गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, इन तीनों को अपना लक्ष्य बनाया था। तो इसमें आप देख सकते हो गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता, इन तीनों को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था और आपसे नहीं पूछा है एक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, और ये तीनों आपके गलत हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसे आपको बार बार नहीं दिखाऊंगी, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ऑफलाइन ही एग्जाम है आपका, तो आपके पास पेपर भी आपके हाथ में होगा, आप अंडरलाइन करिएगा और जल्द से जल्द अपने प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, और आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है वहाँ। ठीक है, अभी तो मैं आपको थोड़ा स्लो करा रही हूँ, और फास्ट प्रैक्टिस भी आपको एग्जाम टाइम जून के महीने में कराई जाएगी, मॉक टेस्ट आपके। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। ठीक है, तो अनुच्छेद के अनुसार आपका क्या राइट आंसर होगा? तो गद्यांश के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी उनका सभी के प्रति समान दृष्टि व व्यवहार था। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो इनमें से आपसे समानता पूछी गई है। तो महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट व नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 4, सभी ने मानव कल्याण किया। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द भिन्न है? आपसे इसमें भिन्न शब्द पूछा है, मित्रता, मनुष्यता, मित्र या फिर वीरता। तो ये देखो मित्र, मित्र आपकी संज्ञा है। ठीक है, और ये आपके सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, यानी जैसे मित्र से क्या बनता है? मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, वीर से वीरता। ठीक है, तो ये मित्रता, मनुष्यता और वीरता ये सभी समान है, भिन्न आपका क्या हो गया? मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सब सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सामान्य, समान, भिन्न या अलौकिक। तो गद्यांश के अनुसार, ठीक है, तो सबके प्रति आपकी जो दृष्टि है, आपका जो भाव और व्यवहार है वो किस तरीके का होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपना पराया में समास है। सीटेट के एग्जाम में आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा, और आपकी छोटी मोटी ग्रामर के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, कारक हैं, और कभी 1-2 नंबर के आपके अलंकार और ये समास पूछ लिए जाते हैं, और ये सभी आपको आते हैं। आपका जो यूपी टेट होता है, और यूपी में ही आपका जो एस टेट होता है, सुपर टेट, उसमें आपके ग्रामर से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन सी टेट में आपके ग्रामर बेस कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो आपको ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना पराया में समास है, तो इसमें आपका कौन सा है? द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, द्वंद्व समास। द्विगु समास आपका संख्यावाचक होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें आपके अव्यय प्रदान होता है, और तत्पुरुष आप जानते ही हो। अगला प्रश्न देखते हैं,
हमें किसके अनुसार फल मिलता है? समाज, व्यवहार, बुद्धि या फिर वंश? तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, हमें अपने व्यवहार के अनुसार, ठीक है, फल मिलता है। और ये सभी आपके गद्यांश से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बार बार मैं इस तरीके से आपको गद्यांश दिखाऊंगी तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अगला प्रश्न है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में? ये देखो मैं आपको दिखा भी दूं एक बार, वरना आप भूल भी गए होंगे। और शांति के लिए भटक रहे हैं, ठीक है, वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। और ये सबसे लास्ट लाइन थी आपकी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 1, स्वयं में। यानी शांति के लिए हमें कहीं बाहर नहीं भटकना है, ये हमारे अंदर ही है, स्वयं में ही है। आगे बढ़ जाएंगे हम। और ये अब आपकी कविता है, और आपके गद्यांश पद्यांश से ही आपके प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद आपकी पूर्ण पेडागोजी आती है। पेडागोजी के प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। अब कविता के लिए आपको क्या करना है, इसे थोड़ा व्याख्या के साथ पढ़ना है, समझ के साथ पढ़ना है, ठीक है। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो। ये देश, यानी कवि कहता है कि हे देशवासियों, आप सुनो और देश को क्या करो, नमस्कार करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो, अपने देश से आपको प्यार करना चाहिए। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, आप छोटी छोटी बातों पर क्यों झगड़ा कर रहे हो? देश हित को भूलकर प्रांत, भाषा, जात पर, यानी आप देश हित को भूल करके अपने प्रांत पर यानी राज्यों को लेकर के लड़ते हो, कभी भाषा को लेकर के लड़ते हो, कभी जात को लेकर के लड़ते हो। मिटा के भेदभाव को, इस सारे भेदभाव को मिटा करके अपने देश को सुदृढ़ करो, एक करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, यानी प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक गांव में भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है। घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, और घोर अंधकार हो गया है भ्रष्टाचार की वजह से। तो इसलिए कोई भी डगर, डगर का अर्थ होता है रास्ता, यानी कोई भी डगर हमें नहीं दिखाई दे रही है, सूझ नहीं रही है। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, यानी तुम्हें नीति और धर्म की ज्योति जलानी है, ठीक है। देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो। देश हमारा रो रहा है, इस रुदन को आप सुन सकते हो। बांट देश दर्द का, बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, आप देश के मित्र बनो। प्रेम पीयूष से द्वेष का समन करो। पीयूष का अर्थ होता है अमृत, यानी प्रेम रूपी अमृत से आप द्वेष यानी घृणा भाव जो होता है, लड़ाई द्वेष, ठीक है, इस सब का समन, समन का अर्थ होता है नाश करना। इस सब का आप नाश कर दो। आपको व्याख्या समझ में आई होगी, आशा करती हूँ। और आप अपनी सेकंड भाषा भी कमेंट अवश्य किया करें। वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी आप अवश्य कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और चैनल पर आप बने रहें। आपको पूर्ण, ठीक है, पूर्ण तैयारी चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। प्रश्न देखते हैं हम। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका नंबर 3, आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। अब मैं बार बार आपको काव्यांश नहीं दिखाऊंगी। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय है। देश में शांति का वातावरण है, शांति तो बिल्कुल भी नहीं है, शांति होगी तो फिर रोएगा क्यों? अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है। तो राइट आंसर आपका क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, देश में अशांति का वातावरण है। अगला प्रश्न है, द्वेष का समन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा, तो राइट आंसर है आपका प्रेम के द्वारा, क्योंकि प्रेम पीयूष से द्वेष का दमन करो, आपकी ये लाइन थी। अगला प्रश्न है, पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का अर्थ होता है आपका अमृत, तो क्षीर, नीर, अमृत, विष। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। पीयूष का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है आपका। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? विष। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, भ्रष्ट प्लस आचार, यानी भ्रष्टाचार। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है।
देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर। तो राइट आंसर क्या है? यानी देश को सुदृढ़ किस तरीके से किया जा सकता है? कविता के अनुसार। तो कविता के अनुसार है आपका नंबर 2, समस्त भेदभावों को दूर करके, चाहे वो जातिगत हो, आपके धर्म से हो, ठीक है, प्रांत से हो, इन सभी को हमें क्या करना है? दूर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ से आपके पूर्ण पेडागोजी से के प्रश्न शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा गंभीर होकर के पूर्ण समझ के साथ इन प्रश्नों को देखें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पेडागोजी आना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और पेडागोजी की क्लास आपके जो निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसे भी आप अवश्य देखें। और आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 सारी वीडियोज़ देख सकते हो। बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है। कक्षा 1 में लिखना, ठीक है। कौन सी कक्षा है आपकी? कक्षा 1 है। लिखना डैश से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? अक्षर लिखने, चित्र बनाने, वाक्य लिखने या शुरू से। अब यानी पहली कक्षा का ही बच्चा है आपका, तो उसका किस तरीके से होगा? तो राइट आंसर है आपका चित्र बनाने। यानी सबसे पहले बच्चा टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लाइनें बनाता है, मतलब कोई भी अक्षर वो प्रॉपर नहीं बना पाता है, तो आप उससे चित्र बनाने के लिए कहिएगा। और ये सारे चित्र ही माने जाते हैं। तो कहाँ से शुरू होता है लिखना? तो राइट आंसर है आपका चित्र बनाने से। देखो मैं आपको थोड़ा समझा दूं, क्योंकि बच्चा आपका पहली कक्षा में आया है, अक्षर बनाने की क्षमता उसे नहीं होती है। पहले वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, उल्टे पुल्टे सीधे यानी कोई भी चित्र बनाता है, और वाक्य लिखने की क्षमता इतनी कहाँ से होगी उसमें, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा के कौशलों के बारे में कौन कौन से कौशल हैं भाषा के? सुनना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, और बोलना। ये 4 कौशल आपके भाषा के हैं। और कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा है, तो इसकी भी एक ट्रिक है आपकी। तो ये ट्रिक क्या है आपकी? तो कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये है आपकी SRLW, ठीक है। एस से आपका स्पीकिंग, आर से रीडिंग, एल से लिसनिंग, डब्ल्यू से राइटिंग, ठीक है। यानी सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बच्चा बोलता है, फिर क्या करता है? पढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, सबसे पहला है LSRW। थोड़ा गलत हो गई, पहले मैंने कुछ अलग ही लिख दिया था, ठीक है। ये है आपका L, यानी सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, और सबसे बाद में क्या करता है? लिखना सीखता है, ठीक है। और ये क्रम आपको पता होना चाहिए, LSRW। तो आप भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? आपसे ये पूछा है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जैसे कि सबसे पहले आपका हो गया ठीक है, एल। मैं थोड़ा हिंदी में लिख देती हूँ आपको। यानी सबसे पहले हो गया आपका सुनना, ठीक है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है। जब वो कोई भी भाषा का प्रयोग स्वयं से नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है, छोटा बच्चा होता है, आप ये समझ के चलिए जैसे एक छोटा बच्चा है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो सुनता सब है। तो सबसे पहले भाषा का कौशल कहाँ से शुरू होता है? सुनने से होता है। फिर होता है एस, यानी स्पीकिंग, ठीक है। सुनना, यानी इससे होता है आपका इसे हिंदी में लिख दूँ, बोलना। फिर बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ यानी पढ़ नहीं पाता है, ठीक है, रीडिंग नहीं कर पाता है, लिख भी नहीं पाता है, लेकिन उसे बोलना प्रॉपर आता है। जब भी एक बच्चा स्कूल में आता है तो सुनना और बोलना, ठीक है, ये जो भाषा के ये दो दो कौशल है, इन दोनों कौशलों से पूर्ण लैस आता है, और ये दोनों कौशल उसे यानी प्रॉपर आते हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है उसका, तीसरा कौन सा होता है? रीडिंग, ठीक है, यानी पढ़ना।
यानी बच्चा सबसे पहले पढ़ना सीखता है। जैसे पढ़ने के लिए हम उसको पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, आ से अनार है, 1 2 3। तो ये फिर पढ़ना होता है। फिर इसके बाद है आपका सबसे लास्ट में आपका आता है, ठीक है, डब्लू। सबसे बाद में आपका डब्लू है, यानी लिखना। लिखना बच्चा सबसे बाद में सीखता है। और कुछ आपके मनोवैज्ञानिक हैं जो सबसे पहले लिखने को मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब इनका क्या अर्थ हुआ कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 2, और इसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। यानी पाठ्य पुस्तकों में जो रचनाएं हैं एक वातावरण निर्मित करती हैं। किस तरीके का वातावरण निर्मित करती हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, परखने, ठीक है, जुड़ने और तादात्म्य। देखते हैं इसे। यानी वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें, अभ्यास प्रश्न से क्या होता है? परखना होता है, परखना और उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। ये पाठ्य पुस्तकों के बारे में है। अगला प्रश्न है आपका, स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। देखो सबसे मेन बात आती है आपकी, तो भाषा कहाँ से सबसे अच्छी कैसे सीखी जाती है? तो ये आपकी परिवेश से सीखी जाती है। अगर आपको ये स्किनर के अनुसार नहीं पूछा जाए तो सबसे अच्छी आपका ऑप्शन होता, राइट आंसर आपका हो जाता कि भाषा परिवेश से सीखी जाती है। लेकिन यह स्किनर के अनुसार आपसे पूछा है, तो स्किनर जी मानते हैं कि भाषा किससे सीखी जाती है? भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। हमें स्किनर के अनुसार जाना है। और भी ऑप्शन मैं आपको समझा दूं, ठीक है। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, ये भी सही है आपका, अंतःक्रिया भी कुछ मायने में रखती है। लेकिन भाषा एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यह एक सहज प्रक्रिया है। भाषा सीखना क्या है? एक सहज प्रक्रिया है। जैसा परिवेश होता है उसी परिवेश के अनुसार बच्चा एक बहुत अच्छी भाषा सीख लेता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ये एक प्रश्न दिया गया है और ये आपकी प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का आपका प्रश्न है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, ठीक है। तो ऐसा यानी एक शिक्षक पूछता है कि अगर तुम अपने पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ठीक है, जल्द से जल्द आप बताएं। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, चिंतन क्षमता के विस्तार से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ठीक है, सर्वाधिक महत्व आपको देना है। सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा। अब देखो व्याकरण सम्मत भाषा और अलंकारिक भाषा ये दोनों तो आपकी कभी भी नहीं होंगी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए, ये आपके निगेटिव पॉइंट है। आपको बच्चे को व्याकरण नहीं सिखाना है और ना स्वयं भी नहीं पढ़ना है। अलंकारिक भाषा ये आपकी व्याकरण सम्मति होगी और भाषा की संरचना ये भी नहीं होगा। सहज अभिव्यक्ति यानी सर्वाधिक महत्व आपको क्या किसमें देना है? सहज अभिव्यक्ति में देना है। बच्चा सहज अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ठीक है, आप पढ़ना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानेंगे? अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्धोच्चारण, रोचक कहानियाँ। देखो ये सभी आपके मतलब सही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको सर्वाधिक देना है। यानी इन सभी सही में से भी आपको एक चुनना है, ठीक है। और यही सीटेट की विशेषता है कि आपको यानी कभी कभी सब सही ऑप्शन दिए गए होते हैं और उसमें से सिर्फ एक सबसे बेस्ट छांटना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा रोचक कहानी, ठीक है। यानी कहानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे जब पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में आते हैं तो सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं? कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका डैश को दर्शाता है? अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन और लापरवाही। ठीक है, किताब को क्या पढ़ती है?
यानी किताब को कतब लिखती है। जैसे उसने किताब पढ़ना सीख लिया है, लेकिन जब वो लिखती है तो किताब को कतब लिखती है। तो ये अज्ञानता भी नहीं है, नियंत्रित लेखन भी नहीं है, लापरवाही भी नहीं है, ये क्या है, उसकी स्ववर्तनी है। और ऐसी गलतियां बच्चा जब शुरू में भाषा सीखता है तो सभी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। सामाजिक अंतःक्रिया की जहाँ भी बात हो जाए, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा गया है कि आपके जो वाइगोत्स्की है या इनसे आपके भाषा में और सीडीपी दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से इनको पढ़ना है। और आप वीडियो आपको दी जा चुकी है, आप अवश्य देखें, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 वाइगोत्स्की। जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सिद्धांत की बात आ जाए तो ये आपका किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। पियाजे ने कौन सा दिया है, पियाजे ने आपका बताइए, आप कमेंट करके आप बताएं कि पियाजे ने कौन सा दिया है। अगला प्रश्न है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। व्यावसायिक, विद्वत, साहित्यिक और वैज्ञानिक। द्विभाषिकता और किसका उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, यानी द्विभाषिकता में और डैश किस में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्वत। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पर सर्वाधिक बल देंगी। व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान या फिर भाषा प्रयोग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, स्तर कौन सा है आपका, प्राथमिक स्तर है। और आप पढ़ाते समय यानी हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर आप सर्वाधिक बल देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 4 भाषा प्रयोग पर। ठीक है, व्याकरण के नियम या व्याकरण का ज्ञान या भाषा का ज्ञान आपको बच्चे को नहीं देना है, आपको बच्चे को भाषा का प्रयोग सिखाना है। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रभाव की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी विचारों की क्रमबद्धता, यानी मौखिक भाषा का आकलन। जब आप बच्चों की मौखिक भाषा का आकलन करोगे तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, यानी सर्वाधिक बल आपको विचारों की क्रमबद्धता पर देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, क्या करते हैं, सोचते और विचार, अनुभव और महसूस, चिंतन और विचरण, सोचते और महसूस। तो राइट आंसर आपका है नंबर 4, यानी हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। जब तक हम भाषा प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर हम किस तरीके से सोचेंगे और महसूस भी नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने। अब देखो, व्याकरण आपको नहीं सिखाना है, व्याकरण से नाता आपका टूटता है तो टूट जाने दो। ठीक है, भाषा की परिभाषा भी आपको बच्चे को नहीं रटानी है, व्याकरण भी आपको नहीं रटाना है। तो राइट है आपका नंबर 2 भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका हम आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो इससे आपका ही नुकसान है, आपको कमेंट अवश्य करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आप कितना सीखे। ठीक है, आप कितना सीखते हो और आपका राइट आंसर जाता है या रॉन्ग जाता है। तो इसलिए कमेंट अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी। और जैसे ही आपकी भाषा की प्रैक्टिस ये हिंदी की समाप्त होगी, आपको मैथ की प्रैक्टिस दी जाएगी और साथ ही साथ अभी भाषा के साथ हिंदी के साथ ही आपको EVS की क्लासें भी शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।